गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मीटियोरोलॉजी और वेदर के बारे में पढ़ने की कोशिश करी थी और आपको एक टास्क दिया गया था कि नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी टेम्परेचर वगैरह आप ऑब्ज़र्व करते हो, डे टेम्परेचर, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज के लेक्चर में वो चीज़ आपको भेजना था, डालना था बाकी होमवर्क्स के साथ में, लेकिन आपने उसी दिन कर दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको जो चीज़ जैसे बोला गया हो वैसे ही करना चाहिए होता है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आपको समझ अच्छे से नहीं होती है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाओगे। साइंस आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा और आप मतलब जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व ही करते हैं। बहुत सारे उनके दिमाग में थ्योरीज चलती हैं, उस थ्योरी के बेसिस पे वो जो है ऑब्जर्वेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप जो है इतना पेशेंस तो इतना रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर आप इस तरह के काम बिल्कुल कभी करने का सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। और टेम्परेचर टेम्परेचर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर जो है एक तरीके से डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस किसी किसी चीज़ का बताता है कि वो किस हद तक गर्म है, किस हद तक ठंडा है। इस चीज़ के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस जानकारी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को आप ऐसे समझ सकते हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर भी एक तरीके से रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म ऐसे है, टेम्परेचर को अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, जो डॉक्टर के पास होता है और आपने भी देखा ही होगा। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की खास बात क्या होती है, वो बेसिकली एक इंसान जो होता है उसके टेम्परेचर को मेजर करता है। अब मेजर कैसे करता है, अब मान लो कि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नोटिस किया था, ठीक है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से आप ले सकते हो, वो ज़्यादा इजी टर्म होगा, ठीक है। अब उसने 38 डिग्री सेल्सियस नोटिस किया था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब आप जाते हो, थर्मामीटर आपके बॉडी पे टच होता है, मेजर कर रहा है जिस टेम्परेचर पे उसने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस जो नोटिस किया था, उतना ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो 38 डिग्री सेल्सियस दिखा देगा। तो बेसिकली एक ये कंपैरिजन हुआ कि जिस टेम्परेचर पे उसने 38 डिग्री पहले ऑब्जर्व किया था, वही टेम्परेचर पे अभी वापस से वो 38 डिग्री शो कर रहा है। तो बेसिकली एक तरीके का कंपैरिजन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक साइकिल का एग्जांपल हम ले सकते हैं। साइकिल, एक आदमी है, वो दौड़ रहा है, ठीक है। वो दौड़ रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से, 5 किलोमीटर की स्पीड से, और एक साइकिल वाला है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चला रहा है, ठीक है। दोनों लोगों ने एक टाइम पे एक ही जगह पे स्टार्ट किया, तो दोनों की स्पीड क्या होगी। एक तो जो साइकिल वाला होगा, साइकिल वाले की स्पीड अगर हम ग्राउंड के कंपैरिजन में मेजर करें, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर की स्पीड है। वहीं जो दौड़ रहा है उसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर की है। लेकिन हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें, साइकिल वाले को और जो दौड़ रहा है उसको, तो जो दौड़ रहा है उसके कंपैरिजन में साइकिल वाले की स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसके कंपैरिजन में साइकिल वाले की स्पीड 5 किलोमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे भी जो है कंपैरिजन कर रहा है, दो चीज़ों में कंपेयर कर रहा है, उसी हिसाब से जो है हम स्पीड जो है मेजर करते हैं, उसी हिसाब से हम स्पीड डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप ऐसे क्लियर हो गया होगा। तो रिस्पेक्टिव टर्म्स जहाँ पे यूज़ करते हैं उसमें जो है टेम्परेचर भी आता है, स्पीड भी आती है, और एक बार को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो टाइम भी जो है रिस्पेक्टिव टर्म है एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी एक हाइपोथेसिस ही चले टाइम के रिगार्डिंग जो भी है, अभी हमें कुछ क्लियर वो नहीं मिले हैं, ठीक है। क्लियर ऑब्जर्वेशंस नहीं किया है अभी तक साइंटिस्ट ने, और अभी वो थ्योरी ही चल रही है, तो उसके बारे में तो हमें अभी जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हमें फोकस करना है टेम्परेचर पे।
सॉरी, आगे कह रहा है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून एज द अर्थ गेट हीटेड बाय द सन। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आप दिन का अगर ऑब्जर्व करना है तो वो दोपहर के टाइम में ही होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट्स अर्थ पे पड़ती हैं, और डायरेक्ट सनलाइट्स पड़ती हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हीट वेव्स या फिर ज़्यादा लाइट्स हमारे अर्थ पे पड़ती हैं। यही रीज़न है कि हीट उस टाइम पे ज़्यादा फील होता है, उस टाइम पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आप इसको भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व कर सकते हो। करना ये है कि आप सुबह में 8 बजे से स्टार्ट करना है आपको। 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का आपको क्या करना है कि 8 बजे आपने गूगल से पूछ लिया कि अभी का टेम्परेचर कितना है, फिर 10 बजे ऐसे ही पूछ लिया, फिर ऐसे ही 12 बजे पूछ लिया। तो इससे पता चल जाएगा कि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गूगल ने बताया था, वो समझ लो कि उसके अराउंड जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा वो पीक पे उस समय टेम्परेचर होता है, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ रही होती हैं और हीट बहुत ज़्यादा हमारा अर्थ अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, फिर एट नाइट एज द सन रेज डू नॉट फॉल एट दैट प्लेस इट कूल्स डाउन देयर बाई ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। रात के टाइम में क्या होता है कि सन रेज जो है पड़नी बिल्कुल बंद हो जाती हैं। जिस पार्ट में अंधेरा होता है उस पार्ट में जो है बिल्कुल सन रेज पड़नी बंद हो जाती हैं। अब क्या होता है कि अर्थ ने जितना हीट एब्जॉर्व किया था वो हीट धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। जिस टाइम पे सूरज डूबता है उसके बाद से हीट रिलीज़ करना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे हीट रिलीज़ करते 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 रात भर हीट रिलीज़ करता है। ठीक है, तो जो सुबह के टाइम में सन रेज सबसे पहली किरण पड़ती है अर्थ पे, उसके पहले तक वह अर्थ जो है वो हीट रिलीज़ ही कर रहा था। तो सीधी सी बात है कि मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वो सुबह के टाइम में ही हमें महसूस होगा, पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट जो सन रेज थी वो पड़ने से पहले तक तो बस हीट रिलीज़ ही हो रहा था। तो जब लास्ट हीट रिलीज़ कर रहा था अर्थ, उस टाइम तक तो मैक्सिमम हीट रिलीज़ हो चुका होगा। यही रीज़न है कि सुबह के टाइम में सबसे कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, स्पेशल थर्मामीटर्स आर यूज आर कॉल्ड एज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर्स। तो इस स्पेशल टाइप के थर्मामीटर्स यूज़ कर किए जाते हैं इस तरह का टेम्परेचर को नापने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में आपको पता रखना है, बुक में आपको दिया भी हुआ है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज कितना होता है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन उसका टेम्परेचर कितना डिग्री होना चाहिए आपको सेल्सियस में दिया हुआ होगा, आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, यही अगर डिग्री सेल्सियस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? ये 9/5 है, इसको याद रखना। तो आपको ट्रांसफ़र करना आता ही होगा कि पहले तो ये वाला टर्म जो है, जो ब्रैकेट से बाहर वाला टर्म है वो बाहर निकालेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू 5/9 इज इक्वल टू C प्लस 32। अब 32 को लेफ़्ट साइड में ले जाना है तो क्या क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम बोल देंगे C इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस का फार्मूला हो जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस का फार्मूला पता है तो आप जो है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। तो जो भी हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर दिया हुआ है वो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ऐसे ही जो रेंज दिया हुआ है एक क्लिनिकल थर्मामीटर का, उसका रेंज भी आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। आगे अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, इसको हिंदी में आर्द्रता भी बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पानी के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन वो शायद हमें दिख नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं कि वो हमें क्लियरली दिख सके, और इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर में ऊपर उड़ता चला जाए और क्लाउड का फॉर्म ले लें। ठीक है, तो वो और ऐसा भी है कि दिख भी सकता है,
ठंड के मौसम में खास करके वो ज़्यादातर करके दिखता है, लेकिन बारिश के टाइम में भी अगर ह्यूमिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमें क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के बारे में कह रहा है, ह्यूमिडिटी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। तो वाटर वेपर एयर में जो है उसी 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 को रेफ़र किया जाता है ह्यूमिडिटी से। अगर ज़्यादा वाटर वेपर है तो हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, उस टाइम पे आपको पसीना कम होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का नीचे जाके बैठ जाना, उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स नीचे आके बैठ रहे हैं, वो सरफेस पे अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आके बैठ रहे हैं। ठीक है, उनका एक लेयर फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें एक नया प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट आके नीचे बैठ गया, तो वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, अ डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अ साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर थोड़ा ज़्यादा यूज्ड वर्ड है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। साइक्रोमीटर थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर हमें याद रखना है। लेकिन वैसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हाइग्रोमीटर, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, साइक्रोमीटर हुआ, थर्मोमीटर हुआ और ऐसे ही स्क्रू गेज हुआ, ऐसे ही एक और कोई ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे आपका एक नंबर कट सकता है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होता है। और ये शायद बुक में दिया भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये स्लिंग साइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसके बारे में अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये है कि जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं, उसके लिए वो जो थर्मामीटर होता है उसका सामने जो टिप होता है उसको बल्ब बोलते हैं, तो वैसे ही इसमें भी बल्ब होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, वेट बल्ब थर्मामीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर क्लोथ दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर एक कपड़ा रैप किया हुआ है और यहाँ पे ये पूरा ये एक मेजरमेंट दिया हुआ है, एक स्केल दिया हुआ है। तो इसी स्केल पे वो पता चलता है कि कितना ह्यूमिडिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में आज। ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग रिमोटली प्लेस सैटेलाइट्स। तो बेसिकली जो भी हमें वेदर से रिलेटेड जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है उसके लिए तो सैटेलाइट्स तो हैं ही। ये छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये हम पर्सनल लेवल पे इससे अपने आसपास का टेम्परेचर वगैरह निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, वेदर कंडीशंस हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, मेन रोल तो उनका होता है, सैटेलाइट्स होता है, लेकिन हम इससे काम चलाओ जो है एक मेजरमेंट निकाल सकते हैं जिससे हम अपना आगे का एक्शन जो है डिसाइड कर सकते हैं। ये ज़्यादा करके हो सकता है किसानों के लिए ज़्यादा यूज़ में आए, या फिर अगर हम कहीं बाहर निकलने वाले हैं अपने घर से उसके लिए ज़्यादा यूज़ में आए। वैसे अभी ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की, क्योंकि हमारे पास गूगल तो है ही। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।